वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल चल रही है, टर्बुलेंस हो रही है, और वो पांच बड़े फैक्टर्स को लेके हो रही है। देशों की इंटरनल इकोनॉमी जिसके अंदर एआई, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, वॉर जो अलग अलग जगहों पे हो रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जहां पे एक वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठा लिया जाता है, ईरान में चल रही है, यूक्रेन में चल रही है, भारत के बॉर्डर्स में आपको सिचुएशन पता ही है, वॉर को लेके, ट्रेड को लेके भी एक जंग छिड़ गई है जिसको टैरिफ वॉर कहा जा रहा है। कुछ हद तक सॉर्ट आउट हुई है, कुछ नहीं हुई, पर ट्रेड डील में जो होगा उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इंपैक्ट पड़ सकता है, लोगों की इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, कौन सा देश किसके साथ जा रहा है, नेटो को अगर टूट रहा है, बिखर रहा है, क्योंकि यूएस ही उसको बिखरने की बात कर रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट भी नई नई दिशाएं ढूंढ रहा है। तो पूरा ये कॉम्प्लेक्स वेब को भारत के चश्मे से, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से, भारत के डिफेंस से, भारत के फॉरेन रिलेशंस के चश्मे से समझने के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो सबको डिकोड करेंगे और आपको समझाएंगे परत बाय परत कि अलग अलग दिशाओं में भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, पहले अगर हम शुरुआत ही करें कि ये एकदम से जो वर्ल्ड पिछले एक साल से, आई वुड से प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के बाद कॉम्प्लेक्स हुआ शुरू हुआ है, तो आप इसको कोई भी एंगल से उठा लीजिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबली एंड देन भारत के पर्सपेक्टिव से। देखिए, पिछले एक साल में वैसे तो विश्व टर्बुलेंस में है ही। आपने यूक्रेन की वॉर देखी जिस प्रकार से चल रही है, आपने गाजा की वॉर देखी जिस प्रकार से चल रही है, ईरान के अंदर धमकियां हो रही हैं, एक आध दफा अटैक भी हो चुका है पहले। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपने कही बिल्कुल सही, कि जब से ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तब से ये टर्बुलेंस जिसको हम कह रहे हैं, एक उथल पुथल जो दुनिया के अंदर मची हुई है, वो जरा और ज्यादा नजर आने लगी है। अब इसमें क्या क्या चीजें जिससे उथल पुथल हो रही है, आज किसी के समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से दुनिया कल सुबह निकलेगी। लोग कहते हैं जी कल सुबह मालूम नहीं कोई कौन सा देश क्या स्टेटमेंट दे देगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा दुनिया बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें आज के समय नजर आ रही है वो इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या होता है, देखिए बहुत सारी इकोनॉमिक अलायंसेज है जिसको हम कहते हैं एक तरह से मिली हुई है। जैसे आपके पास आसियान है, आसियान इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आसियान तो सब जानते हैं। उसके बाद ब्रिक्स सुना हुआ है आपने, ब्रिक्स में हमारे 5 देश मिले हुए हैं जो बेसिकली इकोनॉमिक इशू पर बात करते हैं, टेररिज्म पर बात करते हैं और कई एक विषय पर बात करते हैं, लेकिन प्राइम इशू जो है वो इकोनॉमी है। आपके पास और कई एक इस तरह से संस्थाएं हैं जो कि इकोनॉमी पर डिस्कस करती हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि किस प्रकार से टैरिफ के बारे में बातें चल रही है। सबसे पहले लेट्स एग्जामिन द लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट हुई है इकोनॉमिक डील। यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ने अभी फैसला किया, टैरिफ डील बोलिए, इकोनॉमिक डील बोलिए, जो भी बोलिए। उसके कुछ ही दिन पहले आपने यूरोप के संग देखी थी, यूरोप के लीडर्स यहाँ आए थे इंडिया में, एक यूरोप, और उन्होंने उसको कहा था दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि भारत ने एक इकोनॉमिक डील की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके के स्टेमर साहब जब आए थे मिडल ऑफ लास्ट ईयर में। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते मलेशिया गए थे इकोनॉमिक फोरम की बातचीत करने के लिए। फिर मिडल ईस्ट के साथ बातचीत हो रही है, गल्फ कंट्रीज के साथ इकोनॉमी की बातचीत हो रही है। आप देखेंगे चाइना भी इकोनॉमी की बात करता है। आज के अखबार में अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने आज ऐलान किया है कि हम चाइना की गाड़ियों के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ा देंगे और उनको हम नहीं देंगे, भाई हमारी इंडस्ट्री सफर हो रही है। तो आप सब मिलाकर देखें, संक्षिप्त में ये होगा कि दुनिया में कई एक संस्थाएं चल रही हैं जो कि केवल इकोनॉमी पर हैं। और इकोनॉमी के साथ क्या लिंक होता है, अगर आपकी इकोनॉमी किसी के संग जुड़ी हुई है, जैसे कि आप देखिए हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में अमेरिका से जुड़ गई है कुछ हद तक। हमारा जो अमेरिका से ट्रेड हुआ है पिछले हफ्ते, उसमें क्या हुआ, उसमें अभी आपने रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया, कुछ कहा उन्होंने कि जी क्या रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, क्या यूनाइटेड स्टेट ने भारत को कुछ ट्विस्ट करके ये ज़बरदस्ती करवाया है। उसकी हमारी सरकार ने उसकी क्लैरिटी भी दी है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये लोग कहने लगे जी फार्मर्स को कुछ इफेक्ट हो रहा है। उसको देखा आपने, तो जब अमेरिका ने देखा पिछले 2 दिन में, आफ्टर द डील वाज साइंड, कि जी ये तो भारत में पॉलिटिकल हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने कुछ उसका आज बदली कर दिया, कुछ कुछ टैरिफ्स बदली कर दिए, कुछ कम कर दिया फार्म प्रोडक्ट्स पे। सो द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे हैज बिकम अ मेजर वेपन, जिसको कहना चाहिए, फॉर इंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी चीज जो बड़ा क्लोजली लिंक्ड है इसके साथ में, वो है मिलिट्री, जैसे कहते हैं अलायंसेस। अलायंसेस क्या होती हैं, अलायंसेस आपको नेटो एक अलायंस है,
नाटो हालांकि कमजोर पड़ रही है, वो भी ट्रम्प के साहब की वजह से, लेकिन नाटो स्टिल कंटिन्यूज टू बी मिलिट्री अलायंस। उसके बाद आपने देखा कि एक ऑकस बना है अमेरिका की तरफ से, उसको भी मिलिट्री अलायंस है। उसके बाद आपने देखा कि मिलिट्री अलायंस एज अ परमानेंट इशू जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के बीच में है। तो ऐसी कई एक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि स्ट्रेटेजिक, जो कि मिलिट्री अलायंसेस के बूते पर है, जिनका क्लोज लिंक हमेशा इकोनॉमिक के संग होगा। तो इसको हम जब लिंक अप करेंगे तो इसको भूलना नहीं है कि किस चीज़ कहाँ पर लिंक हो रही है। सबसे पहले इकोनॉमी, उसके क्या लॉजिक बन रही है, उसकी लिंकेज मिलिट्री पावर से, डायरेक्ट मिलिट्री पावर से, लाइक नाटो पावर, लाइक। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो एक आप देख रहे हैं मिलिट्री अलायंसेज में, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री अलायंसेस हो रखी है। चाहे कितनी इफेक्टिव हो या ना हो, बट whether it's a joke or not a joke, उसको जो भी कहिए आप, but that's a military alliance. It comes under the heading of military alliance. So we have to be cautious. उसको हमें देखभाल करना है कि कैसे उसका होगा। एक तरह से आप छोटी मोटी अलायंस देख रहे हैं जो कि तरीके से नहीं मालूम है। कल ही आपने देखा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, टीटीपी के साथ क्या हो रहा है, तालिबान के साथ क्या, एक किस्म का मिलिट्री अलायंस बन रही है ना। नेक्स्ट जो बड़ी चीज आती है जिसको हम लिंक कहेंगे, विच इज अ लिटिल लार्जर, इसका बड़ा कैनवस होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलिट्री अलायंस से थोड़ा फर्क है। भारत की आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ, भारत की आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ, उससे हम रफेल की बातें करते हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक अलायंस है इटली के साथ, उसके हम वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। भारत की स्ट्रेटेजिक अलायंस जर्मनी के साथ है, सबमरीन की बात करते हैं। तो इतनी जहां पर हमें जिस चीज के, और हमारी मिलिट्री अलायंस को कहिए या स्ट्रेटेजिक अलायंस कहिए, साउथ ईस्ट एशिया में हमारे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे जा रहे हैं। तो दीज आर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सो इकोनॉमी, मिलिट्री अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के संग जुड़ के युद्ध करेंगे। नो, इट मीन्स दैट देयर इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर आवर ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए। उसमें इकोनॉमी, अब एक रफाल का ही देख लीजिए फ्रांस के साथ। शायद ये मुझे मालूम नहीं, शायद ऐसा लगता है बाहर बैठ के कि यूरोपियन यूनियन ने हमारे संग जो इतनी मदर ऑफ ऑल वो किया है, समझौता किया है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स, उसके पीछे शायद कुछ वेपन के सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, उसकी भी बातचीत चलेगी शायद। ये भी एक वजह हो सकती है, तीनों देश जो यूरोप के उनके साथ। और उसके बाद जो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी मजेदार बात आ रही है इस कारण में ये है कि करेंसी इज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। डॉलर को चैलेंज होना शुरू हो गया है। सर, मैं करेंसी पे आने से पहले थोड़ा मिलिट्री जो आप अलायंस की बात कर रहे हैं उस पर एक्सपेंशन चाहूंगा ताकि जी। लोगों को समझाए, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग ये बात रेज करी कि मजाक लो या मजाक मत लो, द रियलिटी इज Saudi Arabia gets into an alliance with Pakistan, which is a recent development in a sense. So, sir, we saw World War II having those NATO alliance, oh, sorry, not allied alliances and Axis powers and etc. etc. Why suddenly after NATO and USSR block हो गया था 90 में वो टूटा कि दोबारा से हम रीअलाइनमेंट ऑफ अलायंसेस की तरफ जा रहे हैं। यूएई के भी भारत में आते हैं प्रेसिडेंट, तो वहां पे भी हमारी बात चल रही है। तो आपको क्या, व्हाट इज द रीजन कि अलायंसेस आर बीइंग री इमेजिन्ड इन अ वे और री बूटेड और रिकंस्ट्रक्टेड अमंग पीपल? तो ऐसा क्या स्थिति दिख रही है देशों को एट अ नेशनल लेवल दैट एवरी नेशन इज वांटिंग टू हैव री अलायंसेस और एंटर इनटू न्यू अलायंसेस? हर एक देश ये चाहता है कि वो उन्नति करे हर एक फील्ड में। स्ट्रेटेजी का मतलब है वेपन्स एंड इक्विपमेंट में। अब भारत एक तरीके से काफी कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर होने के लिए, मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, लेकिन एकदम तो नहीं हो सकता ना, समय लगेगा, टेक्नोलॉजी चाहिए, R&D चाहिए। आज आपको एक चीज मिल रही है बनी बनाई तैयार एक पर्टिकुलर देश से, उसके संग आप अलायंस करते हैं, उसमें फिर इकोनॉमी की बात आएगी कि जी आप हमसे क्या खरीदेंगे, हमको क्या बेचेंगे, हम आपको ये चीज़ देने को तैयार हैं, हम आपको सस्ते रेट में ऑयल देने को तैयार हैं, आप क्या हमसे हथियार लेंगे। एक वेरी गुड एग्जांपल है रशिया। रशिया से हम बड़ा पुराना हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, लेकिन हमारे संग ऑयल जुड़ा हुआ है इसमें। अमेरिका ने पिछले पूरा 12 महीने लगा लिया कि जी सैंक्शन लगाइए सैंक्शन, लेकिन हम तो वहाँ से खरीदेंगे क्योंकि वो हमें सबसे सस्ता मिल रहा है। तो इस चीज़ को जो आपने कहा, इसका संक्षिप्त में ये कहूँगा कि हर एक देश को ये देखना है कि मेरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ट कहाँ है, मैं कहाँ से बेस्ट चीज़ खरीद सकता हूँ, किस चीज़ का किस तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ। पेमेंट नेसेसरली नॉट बी इन करेंसी, पेमेंट कुड बी इन मेनी अदर वेज, इन ट्रांसफर ऑफ गुड्स। कितने सालों से हमारा रशिया के साथ रूबल ट्रेड चल रहा था, आज से 25 साल पहले से चल रहा था, लेदर गुड्स का चल रहा था,
फार्म इक्विपमेंट का चल रहा था। सो दीज आर इश्यूज विच आर ऑलवेज, ये बदलते रहते हैं, और ये बदलते इस वजह से क्योंकि हर एक देश की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। आज के आधुनिक वर्ल्ड में जहाँ की हथियारों की इतनी तेजी से तरक्की हो रही है, इतनी तेजी से साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एआई की डेवलपमेंट हो रही है, तो नई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब हमें बेस्ट सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, उसको हमें देखना है। उसके से हमारी क्या इकोनॉमिक डील हो सकती है, क्या उससे वो जल्दी आ सकती है। सो दीज आर इश्यूज विच इज वाई वी सेड कि टर्बुलेंस, बड़ी गजब की टर्बुलेंस चल रही है। एक हमारा देश आज दोस्त हो सकता है, कहीं से हमें ड्रोन मिल रहे हैं, अच्छे सस्ते ड्रोन मिल रहे हैं। सो द आंसर इज दैट यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट द economic issues and the strategic partnership is very closely linked. सर एक और चीज हमने देखी, जैसे रशिया का मैं एग्जांपल लूं कि उन्होंने वर्क वीजाज इजी किए गए हैं, इजराइल में हमारे वर्कर्स जा रहे हैं। तो डू यू थिंक ये डेमोग्राफिक्स या भारत में एक यंग लेबर पूल होना विच इज यूजली नॉट अ ट्रबल मेकर इन एनी नेशन दैट वी गो टू, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है कि आप कहाँ से इन देशों में जहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस हैं और दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि वो क्या इमिग्रेशन को अंदर लेके आए। और इंडिया के लिए भी जब यूएस की इमिग्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई जाएगी, H1B वीजा वर्क इमिग्रेशन, कनाडा के नॉर्म्स टफ हो रहे हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग देश थे, तो ये जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग देश हैं जो उस तरह प्रायोरिटी नहीं थे इंडियंस की, ये और इंडिया का एक सिनर्जी बैठेगा। इनकी ओल्ड पॉपुलेशन हो रही है, इनको यूथ चाहिए, और इंडिया को अगर यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया मुश्किल हो जाए तो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग देशों में जाना पड़ेगा। आप ये भी कुछ एनर्जी देख रहे हैं? आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, जो पूरा देश इसके बारे में सोच रहा है। आज 2 दिन पहले, 2 ही दिन हुए होंगे, 3 दिन हुए होंगे, आरएसएस के चीफ भगवत साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया कि वी शुड हैव 3 चिल्ड्रन इन फैमिलीज। सुना आपने? नहीं? कुछ लोगों ने इसको अपोज किया, जी पॉपुलेशन वैसे इंडिया की ज्यादा है, आप 3 बच्चों की बात कर रहे हैं। चाइना में क्या हुआ? चाइना में उन्होंने जब फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया तो उनकी पॉपुलेशन हो गई थी। अब हाँ, कपल वर नॉट बेयरिंग चिल्ड्रन एट ऑल। जापान में क्या हुआ? यही हुआ। दे हैव नो वर्किंग। आज की तारीख में भारत की जो एज है, जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो मेरे ख्याल से एवरेज 29 या 30 ईयर्स थी लिविंग एज। आज 66 67 ईयर्स हो गई है। आज आप देखेंगे अपने नेबरहुड में, अपने दोस्तों के फैमिली में देखेंगे, कई ये लोग 100 साल के हो गए हैं। तो वी आर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन एज। और जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं 2, वो 15 साल के बाद वर्किंग फोर्स बनेंगे, और ये बुढ़ा फोर्स चाहे जिंदा होगी लेकिन इट इज नॉट वर्किंग फोर्स। सो population in a country, its management is a very important aspect. हर समय आपको एक वर्किंग फोर्स की जरूरत है। और भाई आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं सुनता था कि जो भारत की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, नसबंदी करो, वो भी सुना होगा आपने जमाना। बट द बिगेस्ट एसेट टुडे वी फाइंड इज द मैन पावर ऑफ इंडिया। इस मैन पावर को अगर करेक्ट तरीके से हम तैयार करें, जैसे हम कहते हैं कि इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू स्पेसिफिक पर्पस, स्किल डेवलपमेंट। स्किल तो अगर डेवलपमेंट जी, तो अगर एक बच्चा 10वीं क्लास भी पास नहीं कर पा रहा है लेकिन टीवी की रिपेयर सीख लेता है या कुछ और चीज सीख लेता है, कोई अच्छा काम सीख लेता है, देन ही इज एन एम्प्लॉयबल पर्सन। सो जो हमारी पॉपुलेशन है, दैट इज एन एसेट कन्वर्टेड इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द कंट्री। तो सर, आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही कहा कि इजराइल में हमारे लोग जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कितने लोग गए हैं, नर्सिंग वाले कितने लोग यूरोप में जाते हैं, साइंटिस्ट जाते। सो दीज आर सर्विसेज। आप अब्रॉड जाइए, आपको होटल इंडस्ट्री में कितने लोग मिलेंगे भारत के। सो मैन पावर की जिसका आपने जिक्र किया और ग्रोइंग पॉपुलेशन की जिक्र किया, और जिस तरह से आरएसएस का स्टेटमेंट आया परसों, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना है। इसको आज की तारीख में मत देखिए। आप जो बच्चा आज पैदा होगा वो 20 साल के बाद आपको तैयार मिलेगा काम करने के लिए। सो दिस इज पॉपुलेशन। जी, मैं एक सोशल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक, कि इंडिया के बाहर जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, आप इलेक्ट्रिशियन, रिपेयरमैन, दे ऑफन मेक मोर मनी देन लो एंड वाइट कॉलर जॉब। पर इंडिया में फिर भी हमें एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि इवन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली डज नॉट थिंक कि हम ब्लू कॉलर जॉब करके या कुछ सिस्टम क्रिएट करके वी कैन अर्न मोर देन अ वाइट कॉलर जॉब। जस्ट अ सोशल क्वेश्चन, व्हाई डू यू फील इंडिया में एक स्टिग्मा है या रिस्ट्रिक्शन है दैट नोबडी वांट्स टू लर्न अ ट्रेड और अ स्किल, वो जाके वो कॉलेज में वही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जिसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है।
बट स्टिल स्किल ठीक है डेवलपमेंट आपने। के लिए लोग, ये मुझे स्टिग्मा ज्यादा लगता है सर। आपके ओपिनियन ये में क्या स्टिग्मा रीजन है? हमारा ये स्टिग्मा है कॉलोनियलिज्म का कैरी फॉरवर्ड। कॉलोनियल राज में हमें इसी प्रकार के काम मिलते थे, ये बढ़ई के लिए अच्छा है, ये बिजली का काम अच्छा है, ये दर्जी का काम अच्छा है, ये and they were considered as much lower class people. This is a colonial hangover. कॉलोनियल टाइम से हमें ये परेशानी, इसको आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। आज की तारीख में आप देखेंगे एक ड्राइवर जो कार चलाता है जो 25,000 रुपए कमा रहा है, आपके जो ये टीवी पे जो कैमरामैन आते हैं, दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड। मैं अक्सर कैमरा वालों से बात करता हूँ कि हम तो ग्रेजुएट भी नहीं हुए, हम तो 10वीं जमा हायर सेकेंडरी पास है, लेकिन हमने फोटोग्राफी सीख ली, हमें अब अच्छी तनख्वाह मिल रही है। आप तो खुद जानते हैं कितने कैमरा वाले आपके पास भी होंगे, दे अर्निंग गुड मनी, बट दे मे नॉट बी बी और एमए। व्हाट यू नो इफ समबडी वो 10वीं क्लास 11वीं क्लास जमात पास है, जो थोड़ी बहुत बात समझ रहा है, वो आजकल कंप्यूटर एक्सपर्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो मेड का लड़का है ना, वो मेरे आईफोन में मेरे से ज्यादा जानता है। शायद आपके पास भी होगा लोग जो आपसे ज्यादा शायद सेल फोन को यूज करना जानते हैं, सारा टाइम वो गेम खेलते रहते हैं। सो देयर इज अ चेंज एंड दिस चेंज विल टेक टाइम। 200 साल की हम गुलामी में रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा अगर देखें आप तो उसको यही तो भारत सरकार का एम है आज, यही तो भारत सरकार चाहती है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कब बनी थी और क्यों बनी थी? इसी मारे तो बनी है, आज से 10 साल पहले तो बनी है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। हर एक व्यक्ति जो ग्रेजुएट है उसको जॉब नहीं मिलता आजकल। कहाँ मिलता है ग्रेजुएट को जॉब? जब हम बच्चे थे उस जमाने में ग्रेजुएट कर लिया तो अवश्य नौकरी तो मिल ही जाएगी अच्छी खासी, व्हाइट कॉलर जॉब आज जिसको तो आप कह सर रहे हैं। आज तो अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट कॉलेजेस जा रहे हैं, फीसेस बढ़ गई हैं, कई लोग लोन लेके जाते हैं, उसके बाद आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। जैसे यूएस में हो गया है कि कॉलेज के बाद बिल्कुल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, अनलेस यू एब्सोल्युटली, आर वेरी वेरी टॉप कॉलेजेस, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, पर लोग फिर भी अंधाधुंध जा ही जा रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो दिस इज अ चेंज इन द माइंड एंड थिंकिंग। इस थिंकिंग, देखिए एक थिंकिंग को बदलने में समय लगता है, और जब लोग देखेंगे, अरे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने तो बड़े अच्छे एग्जांपल दे दिए। एक बड़ा अच्छा, चाहे इसको आप अच्छा ना भी माने, जब हम बच्चे थे, शायद आप भी जब छोटी उम्र के होंगे, तो क्या आपके फादर आपको इनकरेज करके भैया तू क्रिकेट खेल दे, क्रिकेट खेल में तुम चला जाओ? शायद आपके फादर अलाउ नहीं करते। आपके फादर कहते घंटा भर क्रिकेट खेला शाम को, फिर पढ़ो आके, इम्तिहान में नंबर 1 डिवीजन लानी है, नहीं तो तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा। यह आपके फादर ने आपसे अवश्य कहा होगा। लेकिन आज एक बच्चा 14 साल का क्रिकेट खेल रहा है, वो बिक रहा है 7 करोड़ में, 8 करोड़ में। तो ये बदलाव आ रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा है, आएगा। अब लोग देखेंगे। आज आप भारत की टीम को देख लीजिए, कौन कहाँ खड़ा है क्रिकेट टीम का। सो सोशल चेंज टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हैपन, इट कैन ऑल्सो नॉट सर, हैपन अगर ओवर मैं टाइम। इसमें मीडिया ही ऐड कर दूं, पहले अगर मीडिया से कमाना है तो या अखबार में या बॉलीवुड में जाना है, आज तो आप अपना ही कंटेंट क्रिएटर बन के, इतने यंगस्टर्स दे आर मेकिंग गुड मनी स्टेइंग इन रूरल एरियाज जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज चीप, एंड इफ यू आर एबल टू जनरेट सम गुड आउटपुट, इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड और डायनामिक वर्ल्ड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सो पॉपुलेशन इज एन एसेट टू द कंट्री। इसको हम एसेट बना के चलेंगे तो फायदा है देश का। हाँ, मानते हैं हम कि अभी मैचिंग हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, मैचिंग एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, मैचिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन नहीं है, बट दैट इज टेकिंग टाइम। उसकी तरफ तरक्की तो हो रही है ना, आप देख रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि एक देश को इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना पड़ेगा टू बी एग्जिस्टिंग, जैसे हम कहते हैं वी वांट टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो कैसे होगी जब तक हम जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे? जीडीपी कैसे बढ़ेगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक मोर जॉब्स क्रिएट नहीं होगी, जब तक मोर इंडस्ट्री नहीं होगी, जब तक मोर कंजम्पशन नहीं होगा। तो तभी तो जीडीपी बढ़ेगी, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। एंड यू हैव टू compete with the world economies to come back to the first point: economic power, military power, strategic strength। पॉपुलेशन भी उसमें अच्छा जोड़ दिया आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जोड़ दीजिए उसमें। सो दीज आर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 1 मिनट की बात कर लें, अभी 2 दिन में हमारे यहाँ एआई समिट होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल हर एक चीज में है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे मिलिट्री एक्टिविटी वॉरफेयर हो, और कितनी फील्ड, आप एआई की तो कोई हद ही नहीं रही है। सो वी हैव टू गो विद द करंट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। और अगर हमें इस टर्बुलेंट वर्ल्ड में, आई वांट टू कम बैक टू द वर्ड टर्बुलेंट, उत्पलाहट उत्पुत जो हो रही है दुनिया में, उसको अगर उसमें हमें रहना है,
तो इन सब चीज़ों को मिलकर रहना पड़ेगा इस कारण। हम ये नहीं कह सकते केवल कि हम इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, नहीं, आपको अलायंसेस भी करनी है। आप देख लीजिए रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है, रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ से आएंगे? आपको किसी से अलायंस करनी पड़ेगी ना। आपको ऑयल चाहिए, आपके पास तो ऑयल नहीं है, अलायंस करना पड़ेगा कहीं से, आपको वो चाहिए। सो इंटरनेशनल रिलेशन अगर इस वर्ल्ड में रहना है आपको, तो ये जो 5 चीज़ों की जब हम जिक्र कर रहे हैं, इन पर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना आप पीछे रह जाएंगे, वरना आपको धमका के रखें। अगर आप छाती निकाल के चलाना चाहते हैं दुनिया के अंदर, अगर आप डावोस में जाके हाई सीट पर बैठना चाहते हैं, अगर आप यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में बैठना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर कि इस टर्बुलेंस को आप ओवरकम करके आगे निकले। सर बट यूनाइटेड नेशंस का आपने नाम दिया, आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस आज भी एक वायबल बॉडी है, या जो उसका पर्पस था वो वर्ल्ड वॉर्स के बाद वो इफेक्टिवली खत्म हो गया है और अब उसका वो साख नहीं रही, या वो मॉरल अथॉरिटी नहीं रही, या वो फाइनेंशियल फिजिकल अथॉरिटी तो क्या ही होनी जो पिछले 10 साल पहले थी? डू यू थिंक दैट बॉडी इज गोइंग थ्रू अ चेंज एंड ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आंसर दैट आई वांट टू गिव यू। अगर आपके संग चलो तो यूनाइटेड नेशंस काफी डिफेक्ट होती चली जा रही है ना, यही कहा ना आपने। तो ट्रम्प साहब ने क्या किया? ट्रम्प साहब ने एक बोर्ड ऑफ पीस बना दी। क्या बना दी? बोर्ड ऑफ पीस ही है ना। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? इस समथिंग लाइक व्हाट द यूनाइटेड नेशंस स्टार्टेड एज। लीग ऑफ नेशंस, उन्होंने पता नहीं 1 करोड़ पता नहीं कितना लाख मेंबरशिप रखी है, जाने क्या रखा है उसमें। आज के अखबार में देखिए घंटा भर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू साहब गए अमेरिका, वो भी आज उसके मेंबर बन गए। टुडे इजराइल हैज बिकम मेंबर, टुडे इजराइल हैज बिकम मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस। सो बोर्ड ऑफ पीस इज गोइंग टू रिप्लेस यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में कई एक संस्थाएं तो बंद ही हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी, FAO बंद, फूड एंड एग्रीकल्चर उनकी FAO रोम वाली वो बंद कर दी, यूनेस्को यूनिसेफ वगैरह कुछ बंद कर दी। तो यस, बट इज इट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय बोर्ड ऑफ पीस, और इज इट बेटर कि इसी को देश मिलके यूनाइटेड नेशंस को रिफर्बिश करे? यूनाइटेड नेशंस सबसे पहला झटका कहाँ लगा था? जबकि यूनाइटेड स्टेट ने बिना UN अप्रूवल के इराक में हमला करा, तभी सबसे पहला झटका लगा था। उसके बाद से डिक्लाइन होती चली गई। आपने ट्रम्प साहब के पहले टर्म में देखा था कि उन्होंने नेटो की जो डोनेशन होती है, जो फीस जो पैसा देते हैं उसको कम कर दिया था, 30% कम कर दिया था नेटो की सब्सिडी को पिछले टर्म में। तब से नेटो वीक होना शुरू हो गई। आज नेटो फिर स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही है। किस प्रकार से? यूरोपियन यूनियन अपने अलायंसेस कर रहा है, यूरोपियन यूनियन अपने ट्रेड बढ़ा के फिर से स्ट्रांग बनना चाह रहा है, यूरोपियन कंट्रीज ने डिफेंस के बजट बढ़ा दिए टू ब्रेक नेटो स्ट्रांग अगेन। सो दीज आर अलाइनमेंट्स टेकिंग प्लेस इन दिस टर्बुलेंट वर्ल्ड। यही सब तो कह रहा हूँ, इतनी टर्बुलेंट वर्ल्ड है कि आप एक चीज को लेंगे उसमें 4 बातें और निकलेंगी, बट कमिंग आउट ऑफ फाइनली द सेम स्टोरी। सर यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट करेंसी फ्लक्चुएशंस, और दो चीजें हो रही हैं। भारत रशिया से ट्रेड करना चाह रहा है रुपी रूबल में, चाइना अपना करना चाह रहा है, और यूएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इट कैन नॉट अफोर्ड डी डॉलराइजेशन, इट वांट्स डॉलर टू बी द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ये कंपीटिंग ग्लोबल इंपल्सेस, यूएस एक तरफ, इंडिया, रशिया, चाइना अलग तरफ, तो किस तरह देखते हैं इसको प्ले आउट होते हुए? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज प्रिंटेड डॉलर्स विदाउट एनी बैकिंग। डॉलर लगातार प्रिंट करते गए, उन्होंने वर्ल्ड मार्केट को फ्रीज पूरा फ्लड कर दिया। सारा ट्रेड जो है डॉलर में ही होता है, सारी वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम कनेक्टेड डॉलर में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब लोगों ने देखा कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, तो डॉलर के जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं उनको बेचना शुरू किया। जापान ने कुछ बेचे, शायद इंडिया ने भी कुछ बेचे हैं। तो उससे अमेरिका को झटका लगा। दैट अब जब ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल, वहाँ भी हमारी डिस्कशन हुई थी ब्रिक्स मीटिंग में। हम सब ने देखा कि ब्रिक्स करेंसी यूनिट इज गोइंग टू चैलेंज डॉलर, वी गोइंग टू डू आवर ओन बिजनेस। रूपी रूबल चिट तो चल ही रहा था पिछले पूरे साल भर से, जब हमने रशिया से ऑयल खरीदा, इट वाज ट्रेड बिटवीन रूपी एंड रूबल। उसके अलावा और जगह सब अपनी अपनी करेंसी को अहमियत दे रहे थे। तो इस समय अगर अमेरिका को अपने डॉलर को ऊपर रखना है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी जैसे ही फोर्सेस पीपल टू बाय थिंग्स इन डॉलर। तो उन्होंने क्या किया कि भारत विल बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला एंड इट विल बी इन डॉलर। अमेरिका विल डू ट्रेड विद इंडिया फॉर $500 million,
सो डॉलर को बढ़ोतरी देने के लिए अमेरिका इज ट्राइंग ऑल काइंड ऑफ हथकंडे, जिसको मैं कहूँगा। लेकिन जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो और देश हैं, इसको समझ रही हैं कि डॉलर की सुप्रीमेसी कैन नॉट बी फॉर एवर। We have to see the banking system. Banking system has to be de-linked from dollar. हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, और जैसे 4-5 करेंसी होंगी तो ट्रेड अपनी अपनी करेंसी में लोग कर सकेंगे। सो दिस इज अ वेरी serious dollar stability and dollar staying relevant in the global trade. दैट प्रॉब्लम सर, क्योंकि ये बढ़नी है, क्योंकि यूएस को सर्वाइवल के लिए डॉलर को स्ट्रांग रखना है। बाकी देश, क्योंकि अब जब यूएन टूट रहा है, रीअलाइनमेंट हो रही है, जैसे इंडिया यूएई कर लो, कहाँ जा रहा है अब यूएई के अंदर, जहाँ पे बहुत इंडियंस जा रहे हैं दुबई के अंदर। जैसे 1950s तक रुपया, 60s तक रुपया चलता था, दे मे री अलाउ इट, क्योंकि उनके लिए वो कन्वीनियंट है, इंडियंस के लिए भी कन्वीनियंट है। तो वो ही अगर स्मॉल रीजनल इकोनॉमीज के बीच में, जिनका साइज बड़ा ना भी हो ट्रेड का, पर अगर वहां पे भी शुरू हो जाता है मिडिल ईस्ट में रुपया, जो बहुत देर से कोशिश हो रही है, सो दैट वुड अगेन मेक इंडिया इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी, नॉट सो डिपेंडेंट ऑन फॉरेन करेंसी फॉर देयर ट्रेड। डू यू थिंक ये ट्रेंड एक्सेलरेट करेगा, या यूएस इसको रोकने के लिए अभी भी पावर रखता है? देखिए, यूएस तो पावर रखता भी है और पूरी उसकी एप्लीकेशन भी करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए, आप जो भी मर्जी कह लीजिए, ट्रंप को कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड टुडे। उनकी दुनिया भर में बेसेस हैं। वेस्ट एशिया में देखिए कितनी बेसेस हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कितनी बेसेस हैं। सो द अमेरिकन माइट ऑफ मिलिट्री स्टिल डोमिनेट्स द वर्ल्ड। करेंसी उनकी है ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन करेंसी क्योंकि दिन पे दिन वीक होती चली जा रही है, दे हैव टू टेक एक्शन फॉर दैट। और वो किस प्रकार से एक्शन लेते हैं? ट्रेड करके एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, या हथियार बेच के कोशिश करते हैं, या ऑयल बेच के कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अमेरिकन स्ट्रैटेजी, how it evolves now, and the world has to see how we want to compete with it. So it's again a combat situation, shall I say, military to military combat hota hai. This is currency to currency combat, and every big currency in the world has to protect itself and see how we can get out of the dollar clutches. सर, आपने ये जो 5 फैक्टर्स बोले जो पूरे वर्ल्ड में ट्रबुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ इंडिया के लिए इसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पर उससे पहले, क्योंकि हमारी कुछ रीजनल इरिटेंट्स हैं, आज ही एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है जो कहती है कि जैश ए मोहम्मद के ऊपर सैंक्शंस लगने के बाद, फाइनेंशियल ट्रेड के बाद फर्क नहीं पड़ा है, वो अपनी टेरर एक्टिविटी कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में उस दिन इस्लामाबाद में एक मॉस्क में ब्लास्ट होता है, वो पाकिस्तान की इंटरनल है। बट इंडिया के भी, बांग्लादेश का इलेक्शन हो रहा है आज ही, मेरे ख्याल से वोटिंग है, रिजल्ट आ जाएगा, तो बांग्लादेश में भी चैलेंजेस हैं। तो भारत को पहले तो ये रीजनल चैलेंजेस हैं, देन ग्लोबल चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम अभी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर ही बन रहे हैं। तो भारत को किस तरह से इस वर्ल्ड पे अपने आप को रीइमेजिन करने की जरूरत है, किन पेन पॉइंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, उस पे व्हाट डू यू थिंक आर द ब्रॉड थिंग्स वी शुड बी डूइंग एज अ नेशन? देखिए, सबसे पहले सवाल पूछा आपने जैश ए मोहम्मद का। जैश ए मोहम्मद का काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने संदूर में बर्बाद कर दिया था, वो रिक्रिएट हो रहा है। पाकिस्तान सरकार को जो लोन मिला था, उसमें से काफ़ी पैसे, मेरे ख्याल से कपल ऑफ करोड़, वाज डाइवर्टेड टू लश्कर ए तोयबा एंड जैश ए मोहम्मद फॉर रिकंस्ट्रक्शन। इनके नुमाइंदे आजकल ईस्ट क्या कहते हैं, बांग्लादेश के अंदर भी हैं, वहाँ से भी ये ऑपरेट। तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा कंटिन्यूज टू रिमेन अ थ्रेट, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना जो मेन फोकस है उसको बदली करेंगे। सो आपका सवाल ये है कि भारत इसको किस तरह से देख रहा है? भारत इसको इस तरह से देख रहा है, सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रोबस्टनेस। आज की तारीख में मैं आपको अभी इसी चैनल पे 10 अलायंसेस दिखा सकता हूँ। इंडिया इज रिसेंटली इन द लास्ट 1 year गॉन इनटू इकोनॉमिक अलायंसेस विद 10 डिफरेंट कंट्रीज। आपको खुद ही बता दी, शुरू में बताया भी था वो। तो हमारी इकोनॉमिक अलायंसेस बहुत बढ़ गई हैं। कौन सा देश है जिसके साथ हमारी इकोनॉमिक, आप यहाँ तक देखिए, कल के अखबार में आप देखिए कि चाइना के साथ हम इकोनॉमिक की बातचीत कर रहे हैं। हमने कह दिया कि बॉर्डर की बात हुई ही नहीं है चाइना के साथ आजकल। पिछले हफ्ते भर में आपने देखा होगा, चाइना के साथ, जो कि हमारी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवर्सरी है, वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू डू इकोनॉमिक ट्रेड विद देम।
Now, unless you have multiple economic alliances, your economy will not grow. आप ये सोचते हैं कि अकेले अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, ऐसा नहीं हो पाएगा. दिस वर्ल्ड इज हाईली इंटरडिपेंडेंट. एनर्जी के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, R&D के लिए, कितनी चीजें हैं जो भारत में भी नहीं कर पा रहे हैं. हम करने की कोशिश हो रही है. आज से 20 साल के बाद हो जाएगा, शायद हमारे पास कई एक डेवलपमेंट हो जाएंगी, लेकिन आज तो नहीं है ना. तो वी हैव टू डू समथिंग टू हैव अलायंस विद समबडी. So once again, economic development, despite what is Jaish-e-Mohammed LET doing, we can handle them. They are not a problem. हमने उसको दिखा दिया, सिंदूर में भी दिखा दिया. और इसके साथ साथ एक लफ्ज और इस्तेमाल करते जो सब्जेक्ट में शायद इतना रेलेवेंट नहीं होगा, बट स्टिल there is a tremendous revolution in military affairs. सिंदूर के बाद हम कहते हैं revolution in military affairs. ये सुना होगा आपने फ्रेज पहले भी. No, sir, what does it mean? What is the revolution? अगर आप specifics में बताएं, what are you finding? Revolution का मतलब है मेजर बदलाव. No, पहले आपने जमाने में देखा, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था ना एक यूरोप में. तो रेवोल्यूशन नॉट, एक तो रेवोल्यूशन होता है आदमियों की, जो कि रेवोल्यूशन आज की तारीख में शायद ईरान में कुछ छोटा मोटा दिख रहा है. तो देयर इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मिलिट्री रेवोल्यूशन हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ. और अब एक नया रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है इन मिलिट्री अफेयर्स. सो उसमें क्या हो रहा है कि नई चीजें आ रही हैं सिंदूर के बाद खास तौर से. और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इस पे आप एक दफा और एक सब्जेक्ट डिस्कस की मैं आपसे बात करूंगा बाद में. Yet another revolution in military affairs. This is an important issue. और इसको भी हमें बड़े ध्यान में रखना है. These are all interlinked issues. We in the sense of weaponry, strategy, everything. अब हम एक नई जनरेशन मिलिट्री की तरफ जा रहे हैं सर. ब्रॉडली ये हम एक दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज से 20 साल पहले जब मैं सर्विस में था, तब हमें इतनी दुश्मन की एडवर्सरी की इंटेलिजेंस नहीं मालूम होती थी. आज सैटेलाइट की वजह से, सैटेलाइट इमेजरी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको आज की तारीख में एक हवाई जहाज की लोकेशन पता है. आपको वेस्ट एशिया में देख लीजिए, ईरान में देख लीजिए, आप रोज न्यूज में देखते हैं कि 2 जहाज यहाँ उतरे. अब्राहम लिंकन जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, वो यहाँ पहुंच गया, उस पर इतने जहाज हैं. आज इतने जहाजों ने सॉर्टी की. जितना भी बिल्डअप हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का अगेंस्ट ईरान टुडे, वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है. आपको मालूम है, मुझे मालूम है, तो हमको मालूम है, तो ईरान को तो मालूम होगी ना. सो दिस इज मेजर रेवोल्यूशन. इसको कैसे होगा, इसको डिसेप्शन कैसे होगा. आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर में सुना होगा वर्ड डिसेप्शन, यानी मिलिट्री डिसेप्शन होता है. डिसेप्शन करना को बीट करना आसान नहीं होता, लेकिन आज डिसेप्शन क्रिएट करना आसान नहीं है विद द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल. सारी चीज तो आपने देखा होगा पिछले हफ्ते भर में सोशल मीडिया में किलारा हिल्स का वीडियो निकल रहा है. किलारा हिल्स जो हमने अभी सिंदूर में डिस्ट्रॉय किया था, उसमें कितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है एयर फोटोग्राफ्स की और सैटेलाइट फोटोग्राफ्स की वजह से. यहाँ तक कि एक जो उनका वेंटिलेटर है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर रखा है. उसके थ्रू मिसाइल ब्रह्मोस गया था. सो इज दिस अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री थिंकिंग? ऑफ कोर्स इट इज अ रेवोल्यूशन. सो दीज आर ऑल इश्यूज व्हिच आर करंटली वी हैव टू कॉम्बैट विद, वी हैव टू जूझना पड़ेगा हमको. और ये सिंगुलर नहीं हो सकता. तो मैं तो ये कहूंगा इसी सवाल के जवाब में, अगर भारत को, आपने भारत रिलेटेड किया, अगर भारत को डिग्निटी के संग इस टर्बुलेंट वर्ल्ड में रहना है, तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए मल्टीपल अलायंसेस की जरूरत पड़ेगी. आपको स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करनी पड़ेंगी. आपको मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री और डिप्लोमेसी, इन सब चीज को मिला के फिर भारत को देखना है. सो इफ यू वर टू आस्क मी व्हाट इज द विजन फॉर इंडिया, द विजन फॉर इंडिया नंबर 1 इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आत्मनिर्भरता इन ऑल, चाहे हमें मिलिट्री हार्डवेयर की आत्मनिर्भरता हो, चाहे हमें एटॉमिक एनर्जी की हो, चाहे सैटेलाइट्स की हो, चाहे AI की हो. वी हैव टू बी आत्मनिर्भर. टाइम लगेगा, बट यही तो विजन कहलाता है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द विजन ऑफ अ लीडर. हमारे इतने बड़े बड़े लीडर जो आज देश में देश चला रहे हैं, जिन्होंने देश को कहां से कहां इतने दिनों पहुंचा भी दिया है, अवश्य वो सोच रहे हैं. हम तो ओल्ड बुड्ढे रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन जो जवान शार्प ब्रेन्स हैं, वो तो इन बातों को सोच रहे होंगे ना. सो दिस, अगर, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको डिग्निटी से रहना है,
अगर आपको किसी के नीचे सबसर्विएंट नहीं रहना तो आपको ये करना पड़ेगा। सर वो ये पूरा जो आपने समझाया कि ग्लोबल टर्बुलेंस जो हो रही है और इसको पीसमील हमें किस किस एंगल पे फोकस करना है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, सरकार भी इस पे फोकस कर रही है। एंड नेक्स्ट टाइम सर मिलिट्री रिवॉल्यूशन स्पेसिफिकली क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उस पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दिस इन डेप्थ। थैंक यू। Thank you so much, Karan. It's enjoyable to work with you and to talk to you. Always, sir, it's a pleasure for us to listen to your wisdom and gain so much from it, sir. Thank you so much, sir. Thank you.